तैयार हो जाइए बाजार में बड़े एक्शन के लिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हैं दमदार मजबूती के संकेत। अमेरिका में रहा एक और बेहतरीन सेशन और 10,000 के ऊपर टिके रहने में भारतीय बाजार हैं कामयाब। कल के उतार चढ़ाव के बीच फिर से मिली एक और पॉजिटिव क्लोजिंग। क्या आज कुछ और अच्छी बढ़त वाला दिन देखने को मिलेगा और गैप से खुलने के बाद क्या और खरीदारी होगी? लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कल जिस तरह से अनिल जी ने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी, लगभग वैसे ही लेवल्स हमने देखे, ऊपरी अपर साइड पर भी और सपोर्ट्स पर भी। आज देखेंगे कैसा एक्शन बनता है। फेड की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू हो रही है, तो वहां पर भी नजर रहेगी और बहुत सारे क्यूज हैं जिस पर अनिल जी से चर्चा करेंगे। तो सर, आज की शुरुआत करते हैं। बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं? दीप, देखिए सबसे बड़े ट्रिगर्स तो ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से अमेरिकी बाजारों में लगातार रिकॉर्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ में कल 450 अंकों का दमदार उछाल दिखा, नैस्डैक लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा। हालांकि अमेरिका में आधिकारिक तौर पर मंदी का ऐलान हुआ है और आज से फेड की 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है। ये तमाम वो ट्रिगर्स हैं जो हमें ग्लोबल मार्केट से लेने हैं। टाइटन और पीवीआर के नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद, उन पर बाजार का आज रिएक्शन आएगा और वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ में कमी आने का अनुमान भारतीय इकोनॉमी के लिए जताया है। तो ये हैं कुछ बड़े ट्रिगर्स जिस पर नजर रखिए आज। बिल्कुल। और सर, इन्हीं ट्रिगर से बात करते हैं, स्पेशली जिस तरह का ग्लोबल सेटअप सर एक बार दिख रहा है, फिर से पॉजिटिव संकेत ही आ रहे हैं। लगातार जो तेजी का माहौल है वो बरकरार है। अब कितनी तेजी होती है वो तो दिन बर दिन चेंज होता रहेगा, बट तेजी बरकरार है सर। और ऐसे समय में जब, जैसे कि आप बता रहे थे सर, रिसेशन ऑफिशियल हो गया। वैसे तो मार्केट को मालूम ही था और कहीं ना कहीं ये खबर डिस्काउंटेड भी थी, बट ऑफिशियली अब यूएस रिसेशन में है। 2007-2009 के रिसेशन के बाद अब 11 साल बाद पहला रिसेशन आया है और इसमें हम देख रहे हैं S&P 500 साल के लिए पॉजिटिव हो गया है। नैस्डैक लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड हाई बना रहा है। डाउ भी अपने हाई से ज्यादा दूर नहीं है सर इस समय। तो कैसे देखें इस एक्शन को कि एक तरफ जो खबरें हैं वो तो लगातार खराब आ रही हैं, पर मार्केट्स कंप्लीटली इसको डिस्काउंट कर रही हैं? जी दीप, 2 तरीके से देखना चाहिए। पहला तो आमतौर पर अगर आप इतिहास देखेंगे तो इतिहास में हमेशा ये होता है कि जब भी रिसेशन की घोषणा हो उसके बाद अमेरिकी बाजार बड़ा ज़बरदस्त एक्शन दिखाते हैं। अगले 12 से 24 महीनों में हमेशा हर एक रिसेशन के बाद अमेरिकी बाजारों ने पॉजिटिव रिटर्न दिए और दमदार तेजी होती हुई दिखी है। और रिटर्न भी ऐसे कि 15-15, 20-20% के सालाना रिटर्न आए हैं। जब जब भी अमेरिकी बाजारों में या तो रेटिंग डाउनग्रेड हुआ अमेरिका का, या फिर अमेरिकी बाजारों में आधिकारिक तौर पर रिसेशन की घोषणा हुई। यही 2008-9 में भी हमने देखा था, उससे पहले भी कई बार। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आमतौर पर यह माना जाता है कि रिसेशन की जो घोषणा होती है वो ऑलमोस्ट बॉटम बना देती है आपके लिए, बाजारों के लिहाज से। और उसके बाद लोग समझते हैं कि अब यहाँ से जो होना है बेहतर होना है, जो कुछ खराब होना था वो हो चुका है। तो उस एंगल से देखें तो आपको लगेगा कि ये वाकई में एक तरह से बाजारों के लिए अच्छी खबर है कि रिसेशन का ऐलान हो चुका है। इसका मतलब क्लियर कट है कि यहाँ से चीजें, यहाँ से स्थिति सुधरेगी। लेकिन इसके साथ साथ 2 चीजें और देखनी है। रिसेशन के बावजूद अमेरिकी बाजार लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं और विशेष तौर से नैस्डैक पे। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि इस वक्त बाजार 2 टुकड़ों में आपको देखना है। एक वो जो नैस्डैक है और दूसरा वो जो S&P और डाउ है। S&P अपने पूरे साल भर के नुकसान की भरपाई करके लगभग फ्लैट हो चुका है। डाउ मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। अलग क्या है? इस बार जब रिसेशन का ऐलान हुआ है तब अमेरिकी मार्केट है ना अपने करेक्शन के बॉटम के आसपास नहीं है, वहां से काफी ऊपर है। इनफैक्ट अपना पूरा का पूरा करेक्शन खत्म कर चुके हैं। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं S&P पर हो चुका है, नैस्डैक तो लाइफ टाइम हाई पर है। इसका मतलब एक साफ है कि मार्केट जो 2 भागों में है उसे समझने की जरूरत है। एक तरफ ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है, एक तरफ इकोनॉमी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जहां अभी भी दिक्कतें हैं और जहां पर अभी भी शायद गुंजाइश का मौका है। इसका मतलब क्लियर कट है कि जो डाउ के स्टॉक्स हैं या फिर जो S&P 500 के स्टॉक्स हैं वो बढ़े जरूर हैं निचले स्तरों से, लेकिन उतने नहीं जितने कि शायद वो बढ़ सकते हैं। और इकोनॉमी में अब जब रिसेशन का ऐलान हुआ है, अब यहाँ से इकोनॉमी आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल भर बाद जब भी सुधरेगी तो उससे पहले मार्केट इन स्टॉक्स में तेजी दिखा सकता है। लेकिन वो तेजी नैस्डैक में ऑलरेडी होती दिख रही है। नैस्डैक लाइफ टाइम हाई पर है और उसकी वजह अलग है और वो वजह जानना समझना बहुत जरूरी है। हुआ यह है कि जिस वजह से करेक्शन हुआ है वो है कोरोना, और कोरोना की वजह से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी ठप हो गई। लेकिन
इस समय में भी कुछ कंपनियां ऐसी है और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्होंने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है, जबरदस्त कामकाज किया है, और वो है टेक्नोलॉजी से जुड़े शेयर, आईटी से जुड़े शेयर, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए शेयर। तो नए ज़माने के जो शेयर, जो अमेरिका में फांग शेयर जिनको कहते हैं, जिसमें फेसबुक, अमेजोन, गूगल जैसे कंपनियां आ जाती है, तो ये सारी वो कंपनियां हैं जिनके बिजनेसेस में कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं है कोरोना के दौरान भी, बल्कि इनके बिजनेसेस और बढ़े ही हैं। और ये बिजनेस बढ़ने की वजह से जो नैस्डैक टेक हैवी इंडेक्स है, जहां पर आईटी कंपनियों का बोलबाला ज़्यादा है, इन कंपनियों में और ज़्यादा तेजी होती हुई दिखी है और वो नैस्डैक को लाइफ टाइम हाई पर ले जा रही है। तो जिस वजह से नैस्डैक लाइफ टाइम हाई पर जा रहा है, उनका कोई रेसेशन से लेना देना है नहीं, और वो सही भी है, क्योंकि उन कंपनियों में, उन बिजनेसेस में रेसेशन है ही नहीं। तो आप रेसेशन के लिहाज से आप देख रहे, तो अब हो सकता है आगे चलते हुए दीप एक ऐसा माहौल बनता हुआ दिखे कि ठीक है, ये शेयर लाइफ टाइम हाई पर आ चुके हैं, भाग चुके हैं, थोड़ा और चल जाए अलग बात है, लेकिन हो सकता है अमेरिका में भी अब वो शिफ्ट आने लगे जो ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पर आपने देखी है कि जब भी रेसेशन का ऐलान होता है फिर आपको इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स चलने शुरू होते दिखें। तो हो सकता है आने वाले समय में अब नैस्डैक के बजाय डाउ लीड लेता हुआ दिखे और वहां से आपको तेजी के संकेत आते हुए दिखे, वहां के शेयर नैस्डैक के मुकाबले में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखे। तो ऑल इकोनॉमी स्टॉक्स के चलने का वक्त आ सकता है। एटलीस्ट लोग अब वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, दो वजह से। पहला ये रिसेशन, दूसरा आईटी शेयर वो इतने महंगे हो चुके हैं कि अब वहां पर पैसा लगाना थोड़ा सा लोगों को लगता है कि जो बेस्ट सिनेरियो है शायद वो इन प्राइस में आ चुका है। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन ओवरऑल ऐतिहासिक तौर पर देखें तो रिसेशन की घोषणा से कोई डरने की जरूरत नहीं है, और यही वजह है कि नैस्डैक इकोनॉमिक रिसेशन के बावजूद लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और देखेंगे कि भारत में आज कैसा एक्शन रहता है। और सर आज के ट्रेड सेटअप की बात भी करेंगे, पर उससे पहले सर कल बाजार में काफी इंटरेस्टिंग एक्शन हमने होते हुए देखा। यूजुअली क्या देखते हैं सर कि एक सेक्टर अगर चल रहा है तो लगभग सभी स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हैं। कभी एक दो स्टॉक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं, बट वैसे सभी स्टॉक्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं उस सेक्टर के। पर कल हमने सभी सेक्टर्स में देखा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, जैसे कि पीरामल एंटरप्राइजेस कल 4% गिरा, वहीं इंडिया बुल्स हाउसिंग 15% दौड़ा, और दोनों ही थोड़े हाई बीटा एनबीएफसीज हैं। दूसरी तरफ आप देखिए भारत फोर्ज 4% भागा, मदरसन सुमी 4% गिरा, अशोक लेलैंड में रैली, एमएनएम में गिरावट, अपोलो टायर्स में रैली, बालकृष्णा में गिरावट, स्पाइसजेट कल 10% उछला, वहीं इंडिगो सर 5% गिरा। तो ये एक ही सेक्टर में जो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है सर, इसको कैसे रीड करना चाहिए? इसको दो तरीके से देखना चाहिए दीप, और ये ऑब्जर्वेशन आपका बहुत ही सही है कि आमतौर पर आप एक सेक्टर व्यू लेते हैं और उस सेक्टर व्यू के हिसाब से आपको ये लगता है कि चलिए सेक्टर लीडर, मसलन आप ये सोचें कि चलिए एसबीआई करेक्ट कर रहा है कल, तो एसबीआई ने करेक्शन दिया तो उसके बाद हो सकता है बीओबी करेक्शन देगा, उसके बाद हो सकता है पीएनबी देगा, कैनरा बैंक देगा। तो आप लीडर के बाद है ना सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टॉक को ढूंढते हैं कि जहां पर इसी तरह की चाल आ सकती है। लेकिन इस तरह की चाल के पीछे दो कारण हो सकते हैं जहां पर एक ही सेक्टर के दो स्टॉक अलग अलग दिशा में जाते हुए दिखे। एक तो ये उस स्टॉक से रिलेटेड कोई खबर या फिर नतीजे, क्योंकि नतीजों का सीजन है और खबरें काफी चल रही, तो हो सकता है खबर की वजह से कोई स्टॉक आपको अलग डायरेक्शन में जाता हुआ दिखे, या नतीजे आने वाले हो तो हो सकता है वो सेक्टर के ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन कि एमएनएम के नतीजे आएंगे इस वीक में, तो हो सकता है एमएनएम उस लिहाज से आपको अलग डायरेक्शन दिखा रहा हो, फॉर एग्जाम्पल। एक तो ये कारण हो सकता है, वो स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है। लेकिन उससे बड़ा कारण जो है वो ये कि बाजार आप देखिए निचले स्तरों से 7,000 से 10,500 करीबन आप समझ लीजिए कि 3-3,500 पॉइंट की 3,000 पॉइंट की तेजी 7,500 से आप 10,500 के आसपास की देख चुके हैं, करेक्ट। ऐसे में अब फंड मैनेजर्स की तरफ से ये बहुत जरूरी है कि कौन सा स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कितने वजन से, किस मात्रा में कौन सा शेयर उनका होना चाहिए। तो जब एक सेक्टर पे वो आउटलुक फिक्स करते हैं, वो सिंपल, उनका फंडा क्लियर है कि पहले वो देखेंगे कि मुझे ऑटो एंसिलरी सेक्टर में कितना पैसा डालना है, या मुझे ऑटो सेक्टर में कितना पैसा डालना है, या किसी XYZ आईटी शेयर में कितना पैसा डालना है। फिर जब उन्होंने सेक्टर एलोकेशन कर लिया तो उसके बाद वो स्टॉक एलोकेशन करते हैं, और स्टॉक एलोकेशन में फिर एक चीज मायने रखती है कि किस स्टॉक के वैल्यूएशन कितने आकर्षक हैं, किसका क्या आउटलुक है, और इसको देखकर सेक्टोरल चर्निंग होती है। और सेक्टोरल चर्निंग आमतौर पर सेम डे होती है कि आपने एक स्टॉक लिया, दूसरा बेचा,
ताकि आपका सेक्टर में वजन बराबर रहे, लेकिन आप किसी महंगे स्टॉक से निकलकर सस्ते में जा रहे हैं या किसी स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा आपको आकर्षक दिखता है, तो वो सेक्टोरल चर्निंग होती दिख रही है। और ये बाजार की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है कि फंड मैनेजर्स जो डिलीवरी बेस्ड खरीदारी और बिकवाली करते हैं वो स्टॉक्स को क्वालिटी के बेसिस पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें या निकालें। और ये एक हेल्दी मार्केट का साइन है जब इस तरह का चर्निंग होता है। दूसरी बात ये भी है, जब बाजार में तेजी बनती है, स्पेशली जब बेहद कमजोर और खराब बाजार में वी शेप रिकवरी आती है, तो उस वी शेप रिकवरी में सबसे ज्यादा स्टॉक वो चलते हैं दीप जो सबसे कमजोर होते हैं और जो सबसे ज्यादा गिरे होते हैं। जब गिरने का वक्त होता है तो सबको लगता है इन्हीं स्टॉक्स को बेचिए, यही बेचने चाहिए, यही खराब होंगे। और वही स्टॉक जब वी शेप रिकवरी देते हैं, जब वी शेप रिकवरी देते हैं तो वो रिकवरी भाव की होती है, कंपनी की क्वालिटी की नहीं, कंपनी की परफॉर्मेंस और फंडामेंटल की नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है कि इस तेजी का फायदा देखिए, जब आपको मंदी नहीं गंवानी चाहिए तो तेजी भी नहीं गंवानी चाहिए। जब तेजी बहुत अच्छी हो और बाहर का मूड माहौल खराब दिखे और तब तेजी हो। मसलन अगर आप एग्जांपल लें, ये हमारी जो तेजी है पूरी की पूरी इंपोर्टेड है, डाउ से आती हुई दिख रही है, ग्लोबल मार्केट से आती हुई दिखे। फर्ज करें अगर 15 दिन डाउ आपका बंद हो जाए या ग्लोबल मार्केट्स बंद और इंडियन मार्केट्स को खाली अपने दम पर ट्रेड करना हो, अपनी कंपनियों के दम पर और इकोनॉमी पर ट्रेड करना हो, तो क्या हम 10,500 सस्टेन कर सकते हैं? इसका जवाब होगा शायद नहीं। करेक्ट, क्योंकि आप सबको पता है कि अगले 2-3 क्वार्टर तक बिजनेसेस मुश्किल में रहेंगे, नतीजे बहुत अच्छे नहीं आएंगे, उस लिहाज से वैल्यूएशन महंगे। लेकिन ग्लोबली लिक्विडिटी बाजार को चला रही है और जब तक लिक्विडिटी है, लोगों की जेब में पैसा है, वो बाजार में आ रहा है, तब तक आप में कोई भी कुछ भी सोचे, बाजार को ऊपर जाना है और वो जा रहा है। और वही ट्रेड करने का सही तरीका कि आप ट्रेंड के साथ रहें। पॉइंट सिंपल है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आपको लगता है कि ये तेजी हो रही है और वो तेजी के पीछे फंडामेंटल्स उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस तेजी को आपको मिस नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए? तेजी को मिस नहीं करने का तरीका ये कि इस तेजी में आपको कमजोर क्वालिटी के शेयरों से निकलना चाहिए और मजबूत क्वालिटी के शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में ले लेना चाहिए, क्योंकि कमजोर क्वालिटी के शेयर काफी तेजी से भागे हैं। दूसरा, इस तेजी में ये सावधानी रखनी है कि अब ऊपर के लेवल पर आप खराब शेयरों में ना फंसें, ऐसे शेयरों में ना फंसें कि जहां पर आपको लगता है कि 10-20-25% मेरा जल्दी से बन सकता है। पॉसिबल है, ये मार्केट ऐसा है। और जनरली ऐसा होता है कि तेजी के चरण में जब आखिरी 8-10 दिन होते हैं, उस दिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर इस तरह से भागते हैं जैसे कल मिलेंगे नहीं, और वो होता भी वही है। हर रोज 10%, 15%, 5%, 20% आप इन स्टॉक्स को भागते हुए देखते हैं। अचानक से वो फंडामेंटल चेंज होना नहीं है, वो ये कि मैं मिस कर गया या मुझे कल 10% ऊपर बेचने का मौका मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्वालिटी के साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बाजार में करेक्शन आता भी है तो करेक्शन के बाद अगर आपके पास मजबूत क्वालिटी के शेयर हैं, आप होल्ड करेंगे तो फिर से आपको मौका मिलेगा निकलने का। लेकिन कमजोर क्वालिटी के शेयर अगर आपके हाथ में आ गए तो फिर फंस जाएंगे, फिर वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा। दीप, बिल्कुल अनिल जी, और नज़र रखना पड़ेगा। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्शन रहा कल के ट्रेड में और आज के ट्रेड में भी इंटरेस्टिंग रहना चाहिए एक्शन। तो सर फिर आज के सेटअप से ही बात करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स तो लगातार पॉजिटिव रही हैं, पर बाकी के संकेत आज के कैसे दिख रहे हैं सर? ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज पॉजिटिव, घरेलू फंड्स के नेगेटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार, सेंटीमेंट और ट्रेंड कल भी हमने पॉजिटिव रखा था, आज भी पॉजिटिव है। दीप, आइए आपको बड़ी रेंज पहले दे दूं। निफ्टी पर 9,950, 10,050 अब मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा और ये सपोर्ट जोन आसानी से टूटने वाला नहीं है, यह आप मानकर चल सकते हैं। ऊपरी रेंज 10,350 से 10,450 की है, वहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी 20,420, 550 एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर हो सकता है। अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव हो तो 20,800, 20,900 को भी आप मजबूत सपोर्ट मान सकते हैं। 20,800 से 20,950 वो भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। लेकिन सेफर साइड पर, क्योंकि जिस तरह से कल बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में उतार चढ़ाव दिखाया, अब मैं रेंज को लेकर थोड़ा सा सेफ होकर चल रहा हूं, बड़ी रेंज पर जा रहा हूं और इसीलिए मैंने 20,400, 20,550 की रेंज को मजबूत सपोर्ट माना है। और ये सिर्फ आज के लिए नहीं, अगले 1-2 दिनों के लिए भी आप मानकर चलें। बैंक निफ्टी पर ऊपरी रेंज 21,800 से 21,950 की निकल कर आती है। मैं बार बार आपको याद करवा ही चुका हूं, 21,967 का हाई 30 अप्रैल को बैंक निफ्टी ने बनाया था। लगभग वहां जाने की कोशिश हो सकती है। कल 21,800, 21,900 की रेंज में आपको बिकवाली करने की राय दी थी। 21,800, 21,950 एग्जैक्टली 21,800 से ही बैंक निफ्टी वहां से घुमा है और लगभग आप 900 पॉइंट नीचे भी आया। तो इस तरह का वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। मैं एक बार फिर कहूंगा कि आमतौर पर जो हमने जिस तरह से बैंक निफ्टी पर आपको 16,800, 17,100 की रेंज में कहा था, ये गोल्डन लेवल है
जहां आपको खरीदारी करनी चाहिए, पक्की तौर पर करनी चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, शॉर्ट भी काटनी चाहिए, खरीदने भी चाहिए। वैसे ही मैं आपको ये कहूँगा कि 22,000 के आसपास के जो लेवल है वो बैंक निफ्टी पर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बेहतरीन लेवल्स है, और इन लेवल्स पर बैंक निफ्टी आता है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करके हल्का हो जाना चाहिए। और ये रेंज 21,800 से लेकर 22,200 की हो सकती है। ये 400 पॉइंट की रेंज है। ज़्यादा प्रिसाइज रेंज 21,950 22,150 की होती है, 200 पॉइंट की, लेकिन मैं 100 पॉइंट का दोनों तरफ ये लेकर आपको 400 पॉइंट की रेंज देना चाहता हूँ। 21,800 से 22,200 ये वो रेंज है जिसको मिस नहीं करना है। आपको वहाँ पर बैंकिंग शेयरों में प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाना है। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप आउट ऑफ द मनी पुट खरीद के शांति से बैठिए। हो सकता है थोड़ा और बैंक निफ्टी उसके बाद 400-500 पॉइंट बढ़ जाए, यू नेवर नो टॉप कहाँ है क्या है, लेकिन वो लेवल बहुत अच्छे होंगे। 17,000 से 22,000 5,000 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी आपके लिए बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करने का बढ़िया मौका देती है। ये गोल्डन लेवल है जहाँ प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। शॉर्ट करें ना करें अलग बात है, आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टर्स को वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके फिर से इंतजार करना चाहिए नीचे के लेवल का, जहां आपको 5-7-10% का जो करेक्शन मिले, जितना भी मिले वहां पर आप री एंट्री करें। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, जहां स्ट्रांगली बैंक निफ्टी पर हमने खरीदारी करने की राय दी थी। और एक और बात दीप याद दिला दूं, 9,250 के पार निकलते ही जब हमने कहा था कि न तो यहाँ शॉर्ट रहना है और अब आपको फ्रेश खरीदारी करनी है, क्योंकि 8,800 9,200 की रेंज में काफ़ी समय तक समय बिताने के बाद 9,250 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद बाजार ने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस बार वैसे ही है, 9,950 10,000 ये काफ़ी लंबे समय तक होल्ड कर रहा है। तो देखते हैं 9,800 10,000 ये 200 पॉइंट की रेंज ऐसी है, ये जब टूटेगी तो फिर आपके लिए करेक्शन की शुरुआत करेगी। अभी हम उससे काफ़ी दूर हैं, इसलिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। और हो सकता है बैंक निफ्टी में भी आप बैंक निफ्टी में जो हम लेवल बोल रहे हैं 22,000 के आसपास, वो लेवल निफ्टी में 10,400 10,500 की रेंज में आते हैं। ज़्यादा प्रिसाइजली 10,450 10,500 वो रेंज है जहाँ पर निफ्टी भी आता है, तो वहाँ एक बार आप प्रॉफिट बुक करके थोड़ा इंतजार कर सकते हैं करेक्शन का। तो 10,450 10,500 निफ्टी, 22,000 के आसपास का बैंक निफ्टी, ये वो लेवल है जहाँ इन्वेस्टर्स को मुनाफा वसूली करनी चाहिए। जी दीप, तो ये बड़ी रेंज मैंने आपको दे दी है आज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी रेंज तो ये रही, बट इंडिविजुअली अगर देखें तो आज की रेंज का ब्रेकअप क्या रहेगा सर, वो भी बता दीजिए। और पीसीआर हम देख रहे हैं सर लगातार ज्यादा बदलाव नहीं है, कल तो बल्कि गिरा है 1.37 हो गया। जी दीप, 9,000 माफ कीजिए 10,125 10,250 ये 125 पॉइंट की रेंज है आज की छोटी रेंज। 10,050 10,325 ज़्यादा संभावना है कि इस मीडियम रेंज से आप काम चला लें, इसके बाहर किसी भी तरफ ना निकलें। फिर भी एक बड़ी रेंज 10,000 से लेकर 10,400 की लेकर चलें आप आज निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के लिए 20,900 21,500 ये आपके लिए आज की छोटी रेंज है। 20,800 से 21,800 1000 पॉइंट की ये रेंज बड़ी रेंज मीडियम रेंज निकल कर आती है। 20,550 से 21,950 ये 1,400 पॉइंट की रेंज है जो आपके लिए बड़ी रेंज के तौर पर काम करेगी। पुट कॉल रेशियो 1.37 कल थोड़ा घटकर आया है। कल की तेजी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है निफ्टी पर ट्रेडर्स ने, ऊपरी स्तरों पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग की है, पोजीशन हल्की की है स्पेशली तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने, जो कि एक अच्छा संकेत है कि चलिए करिए। और थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग भी होती हुई दिखी है। विक्स थोड़ा सा बढ़कर आया 29.65, इसका मतलब क्लियर कट है कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव ऊपरी स्तरों पर बाजार वोलेटाइल हो सकते हैं, उसकी तैयारी आपको रखनी है। तो कल आपने एक ट्रेलर देखा वोलेटिलिटी का, हो सकता है ये थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिखे। बिल्कुल, तो हो सकता है कि थोड़ा और वॉलेटाइल एक्शन आपको बाजार में दिखे, स्पेशली कल जो क्लोजिंग के समय हमने एक्शन देखा था। तो फिर सर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन्हें आज क्या ध्यान में रखना चाहिए? 10,000 का स्टॉप लॉस रखें इंट्राडे बेसिस पर भी क्लोजिंग बेसिस पर भी। वैसे ज़्यादा सही तो 9,950 होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता गैप से खुलने के बाद 10,000 भी आपके लिए ज़रूरी होगा, तो 10,000 भी काफ़ी है। 20,900 बैंक निफ्टी पर है, 20,800 या 20,900 आप अपनी ताकत के हिसाब से स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर रख लें। तो ये दो स्टॉप लॉस आपके लिए तेजी की तरफ है। मंदी की पोजीशन अगर आपकी है तो 10,330 क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। इसके पार निकले तो आप अपनी शॉर्ट काट लीजिए। और बैंक निफ्टी पर ये आएगा 21,600। वैसे 22,000 आता है, लेकिन वो 400 पॉइंट की रिस्क भी और क्यों रखनी है। तो जिन लोगों को कम रखना है और छोटा चाहिए तो उनके लिए इंट्राडे में 21,350 है, उसके पार निकले तो ही शॉर्ट काट लीजिए। बाकी वैसे 21,550 21,600 आपका स्टॉप लॉस शॉर्ट साइड पर होता है दीप जी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए लेवल्स अगर आप एग्जिस्टिंग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। नई पोजीशंस कैसे बनाए सर आज?
निफ्टी खरीदे 10,000 के स्टॉप लॉस के साथ 10,250, 10,300, 10,330 और 10,400। ये कल ही वाले लेवल है दीप, एग्जैक्टली जो आज भी है। कल आपने देखा किस तरह से 10,328 का हाई बनाया, 10,330 एग्जैक्ट आपको लेवल दिया था, वहीं पर पहुंचा निफ्टी। शॉर्ट करने की राय कल भी जो थी वही आज है, 10,325, 10,400 की रेंज में शॉर्ट कीजिए। कल भी 10,325 वहीं पहुंचा, अगर वहां पे आपने शॉर्ट किया होता तो आपको 10,250 और 10,200 ये दो टारगेट नीचे के हैं, वो टारगेट कल भी मिले। और आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वहां पहुंचता है शॉर्ट करना चाहिए, वहां आपको फिर लेवल मिलते हुए दिखेंगे। 10,500 तक का आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऊपर की तरफ। तो निफ्टी खरीदने और बेचने के लेवल में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि कल की हमारी दोनों ही तरफ की स्ट्रेटेजी सही और सटीक साबित हुई, तो उस लिहाज से आज भी वही रखना है। बैंक निफ्टी यहाँ भी कोई खास बदलाव नहीं। कल 20,900 के स्टॉप लॉस से खरीदने की राय दी थी, कल 20,911 से घूम गया बैंक निफ्टी, तो कल भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और वहाँ से वापस मजबूती के साथ ऊपर आया। आपने देखा किस तरह से 21,809, अच्छा वो 20,900 बाद में आया था, माफ कीजिएगा, लेकिन 20,900 कल भी तोड़ा नहीं। 21,350, 21,500, 21,600, 21,800 और 21,950 थोड़े से लेवल मैंने ज़्यादा दिए आज, 5 लेवल हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की रेंज बड़ी होकर आ रही, तो इसमें बीच बीच में आपको लेवल्स पता होना चाहिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते थे उनको कल 21,800, 21,950 की रेंज दी थी और एग्जैक्टली 21,807 का हाई, 21,811 का जो भी हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने, 21,807 का वहीं से घुमाया। तो कल रेंज को एकदम परफेक्ट दोनों तरफ रेस्पेक्ट किया निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, और मैं उम्मीद करता हूं आज भी अगर ऊपर की तरफ 21,800, 21,900 मिलता है, 21,950, तो आपको डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए। 22,150, 22,200 आपका स्टॉप लॉस होगा। 21,550, 21,350, 21,200 तक के टारगेट के लिए। तो दोनों ही तरफ हायर रेंज पे जब पहुंचे बाजार, अब तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना है, शॉर्ट करना है। 22,000 के आसपास निफ्टी पर, 10,450 के आसपास बैंक, 10,450 के आसपास निफ्टी पर, 22,000 के आसपास बैंक निफ्टी पर, ये लेवल साफ दिखते हैं जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करके एक करेक्शन का हल्का इंतजार करना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो रोज आपको सटीक स्ट्रैटेजी दी जा रही है जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है, और दोनों तरफ के लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहा है बाजार। देखते हैं आज अगर रैली आए तो फिर से आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सर, वायदा कारोबार में काफी सारे स्टॉक्स के अपडेट हैं, बैंस में भी। जी, आइडिया और जस्ट डायल अब बैन में आए हैं। भेल और एनसीसी पहले से बैन में। आपको याद होगा जब बाजार कमजोर हो रहे थे उस समय मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट आधी कर दी गई थी, और वो अभी तक रिवाइज नहीं हुई है। शायद वही वजह कि अब ज़्यादा तेज़ी के साथ साथ जब तेज़ी आई है तो लोग जो पोजीशन बना रहे हैं स्टॉक्स में, उस पोजीशन के चलते अब जल्दी से वायदा कारोबार की लिमिट्स हिट होती हुई दिख रही है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो एनएससी ने आधी कर दी थी। आई थिंक अब समय आ गया जब सारा डर निकल गया है, लोग 10,000 के ऊपर फिर ट्रेड कर रहे हैं, मजबूती से खरीदारी कर रहे हैं। मुझे लगता है वो पुराने नियमों को हटाने का वक्त है, जहां पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट आपने कम कर दी थी, अब वापस से वो पुराने लेवल पर ले आनी चाहिए। अभी तो कोई किसी को डर ऐसा है नहीं, कोई ऐसा पैनिक है नहीं। तो अब वो मंदी के वक्त जो लिए गए थे डिसीजंस, जहां मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कम कर दिया है, मुझे लगता है दीप अब उसको रिव्यू करने का वक्त आ गया है और खोल देना चाहिए वो लिमिट, ताकि स्टॉक्स अब बैन में ना जाए। तो आई होप कि जल्दी एक्सचेंज इस पर कोई डिसीजन लेंगे और आपको सुनने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और ये चारों स्टॉक्स कल काफी एक्टिव रहे, बल्कि एनसीसी की मैनेजमेंट आज हमारे साथ जुड़ेगी भी 12:15 के आसपास, तो आप चाहें तो मैनेजमेंट इंटरव्यू भी सुन सकते हैं जी बिजनेस पर। सर, फिर थोड़े और विस्तार में बात करते हैं जहां तक आज के संकेतों का सवाल है। एफआई एक्शन पॉजिटिव है, डीआई एक्शन नेगेटिव है, और वायदा कारोबार आज पॉजिटिव रखा है। सर, यूजुअली आप न्यूट्रल पर रखते हैं। जी, 800 करोड़ की कैश में खरीदारी है एफआईएस की, और 278 करोड़ के इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। यानी स्टॉक्स में दीप 1100 करोड़ के आसपास की खरीदारी एफआईएस ने की, जो कि अच्छे हैं। 440 करोड़ के आसपास के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, तो थोड़ी सी इंडेक्स में हेजिंग की है, ज़्यादा नहीं है। ऑप्शंस में स्टॉक और इंडेक्स में आंकड़े नहीं के बराबर है। लेकिन घरेलू फंड की दमदार बिकवाली हुई कल 1238 करोड़ की। इसका मतलब क्लियर कट है कि घरेलू फंड अब ऊपर के लेवल पर, जो चूंकि वो खरीद भी नीचे रहते, देखिए बात तो सही है, खरीदने की शुरुआत भी उन्होंने की, नीचे के लेवल से सपोर्ट भी उन्होंने दिया, तो अब वो कहीं तो बेचेंगे। तो घरेलू फंड की तरफ से बिकवाली का जो आंकड़ा आ रहा है वो सही भी है एक तरह से। वापस बाजार कमजोर होगा तो खरीदने भी यही आएंगे, तो वो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन एफआईएस के आंकड़े बढ़िया मजबूत है आज के सेशन में। अब आइए वायदा कारोबार के आंकड़े में। दीप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो 10,000 ही है। 10,000 के लेवल पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वीकली सीरीज में 23 लाख शेयरों का। कल 7 लाख शेयर और भी जुड़े।
तो 10,000 जब तक नहीं टूटता और उसके नीचे बंद नहीं होता तब तक तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसलिए आपको याद होगा कल भी जब क्लोजिंग हो रही थी और ऊपर से करेक्शन आया तो हम 3:20 पर भी यही बात कर रहे थे, 2:30 बजे भी यही बात कर रहे थे। बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक रनिंग करेक्शन है जो एक तेज़ी के बाजार में आपको मिलेगा। अभी तक कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल ऐसा नहीं टूटा है जिससे आपको डर लगे कि मैं सब कुछ बेच दूं निकल जाऊं। और कल भी हमने ये कहा था आप अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करिए, लेकर जाइए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और आप देखिए आज फिर से बाजार गैप से ऊपर खुलने को तैयार है। तो जब तक बाजार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे बंद नहीं होता तब तक आपको तेजी के रुझान में रहना है। और वायदा कारोबार के लिहाज से वो डेटा आ रहा है 10,000 का, 10,200 छोटा सा लेवल है, उसके पार निकलेंगे तो थोड़ी तेजी और बनती हुई दिखेगी। वहाँ 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल्स में उसके ऊपर खुलेंगे तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हल्की आ सकती है। 10,300 अगला लेवल है। तो पॉइंट ये, लेकिन हाँ जो इस इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है वो 10,400 आ रहा है, जहाँ 10 लाख शेयर कल कॉल्स में जुड़े हैं, कुल मिलाकर 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो कहीं कहीं 10,300 10,400 की रेंज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी आज वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से, ये दिख रहा है। 10,300 10,400 की रेंज में क्या वो 10,325 पे रुकेगा या 10,375 400 पर जाकर रुकेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये 100 पॉइंट की रेंज ऐसी है जो प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से मुझे डेटा में दिखा रही है क्लियर कट। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी रेंज बहुत साफ है और मजेदार है। 20,000 मजबूत सपोर्ट, 22,000 मजबूत रुकावट। क्यों? 20,000 के पुट पर 7 लाख शेयर है हाईएस्ट, 22,000 के कॉल पर 8 लाख शेयर है हाईएस्ट। तो आपसे 22,000 पार नहीं होगा ये मानकर चलिए। तो जितना 22,000 के नज़दीक आप बेच पाएँ वो आपके लिए अच्छा होगा, ये डेटा भी बता रहे हैं। और इसके बीचों बीच हम बंद हुए 21,200 के आसपास। 21 तो लेवल्स वही है, 21,000 पर 4 लाख शेयरों का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। कमजोरी का पहला संकेत तब आएगा जब आप 20,900 21,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करते आप मजबूत ही हैं, मानकर चलिए। भले ही 200 पॉइंट गिर जाए, भले ही 250 पॉइंट गिर जाए। 21,200 पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है, 200 पॉइंट गिर भी जाए चिंता मत कीजिए। आपकी कमजोरी शुरू ही 21,000 20,900 के नीचे होती है। ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक आप कमजोर नहीं है। 20,000 मजबूत सपोर्ट है नीचे और 22,000 मजबूत रुकावट है ऊपर की तरफ। दोनों ही मजबूत है, रुकावट भी मजबूत है तो सपोर्ट भी मजबूत है, ये ध्यान में रखिए। दीप। बिल्कुल, तो एक वेल डिफाइंड रेंज है इस समय मार्केट की। देखते हैं कि किस तरफ का आज आपको एक्शन देखने को मिलेगा, बट अभी तक के जो संकेत हैं वो ज्यादातर पॉजिटिव ही हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स पर आज फोकस रहने वाला है, खबरों के दम पर किधर एक्शन है, अर्निंग्स किधर है और ब्रोकरेजेस क्या बोल रही हैं। देवांशी, पूजा और आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांशी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए अहम ट्रिगर्स और पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो कैश मार्केट्स में जिसके नंबर्स आने वाले हैं उसमें एमआरपीएल, टीम लीज सर्विसेज, केआरबीएल, साथ ही बॉम्बे डाइन, पीएसपी प्रोजेक्ट्स और ग्रेफाइट इंडिया, ये स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। और साथ ही आज वित्त मंत्री की रिव्यू मीटिंग की बैठक होने वाली है। बैंकों के अधिकारी और साथ ही सिडबी के चेयरमैन के साथ ये बैठक होने वाली है। इकोनॉमी के खुलने के बाद क्रेडिट फ्लो की स्थिति समझने की कोशिश इस मीटिंग में होती हुई दिखेगी। साथ ही आज पोस्ट मार्केट नतीजों पर नजर करते हैं। यहाँ पे आप देखिए टाइटन के नतीजे आते हुए दिखे थे। आपके जो नंबर्स है वो अनुमान से थोड़े से बेहतर जरूर आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने जो खर्च है वो थोड़े से कम किए थे इस तिमाही में। कुल मिला के जो आय है वो 5% तक कम होती हुई दिखी है। साथ ही इनका जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 33% तक की बढ़त हमने इस तिमाही में देखी। और साथ ही मार्जिन आप देखिए करीब 9.7% से बढ़कर 13.6% पर मार्जिन कंपनी क्लॉक इन किया और मुनाफा करीब 21% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इनके जो ज्वेलरी कारोबार है वो करीब 5.8% तक कम होती हुई दिखी है। और साथ ही इनकी जो अगर वॉच सेगमेंट की बात करें यहाँ पे करीब 5% तक की बढ़त जरूर देखने मिली है। कुल मिला के नंबर्स अनुमान से बेहतर थे। और साथ ही मैनेजमेंट का ये कहना था कि अब कंपनी ने कई स्टोर्स खोल दिए हैं और इनको अच्छा रिस्पांस भी मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही पीवीआर नंबर्स अनुमान से खराब हैं और मैं आपको बता दूं जो मार्जिन है वो केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं। आय 21% तक कम हुई है। कामकाजी मुनाफा 65% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन इस तिमाही में 20% से कम होके 9% पर आते हुए दिखे। और एडजस्टेड मुनाफे की बात करें तो इस तिमाही में घाटा होता हुआ दिखा है 48 करोड़ का। 47 करोड़ से जो मुनाफा था पिछले साल उससे घटकर इस बार घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही आइनॉक्स यहाँ पे भी नंबर्स थोड़े से कमजोरी आते हुए दिख रहे हैं। जो आय है 22% तक का इस बार कम होती हुई दिखी है। साथ ही अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 110 करोड़ पर आती हुई दिखी है। और मार्जिन से इस बार करीब 29.6% पे आए, 20% से बढ़कर फिर एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के चलते आपको नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ऑपरेशनली भी नंबर्स कमजोर आते हुए दिखे हैं। और घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है करीब 82 करोड़ से 8 करोड़ के मुनाफे के सामने।
तो ये कुछ नंबर्स थे जिसके चलते आज एक्शन जरूर दिखेगा। बिल्कुल, और इन सभी स्टॉक्स पर फोकस रहेगा, स्पेशली टाइटन जहां पर नतीजे अनुमान से बेहतर हैं, पर कुछ ऐसे भी एक्शन हैं जहां पर दोनों तरफ का मूवमेंट दिखे। चलिए पूजा से भी बात कर लेते हैं कि उनकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत एसबीआई से करेंगे। एसबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक रेट और एमसीएलआर इन दोनों में कटौती की है और एमसीएलआर 7.25% से घटाकर अब 7% का कर दिया है और रेपो लिंक्ड जो लेंडिंग रेट है उसमें 6.65% से घटाकर 6.25% कर दिया, यानी कि 0.25% की कटौती इन्होंने अपने रेट्स में की है। तो 10 जून से ये बदलाव अब लागू होंगे। यूपीएल, यहाँ खबर आ रही है कि डॉलर बॉन्ड जारी कर कंपनी की करीब $50 करोड़ जुटाने की योजना है और रकम का उपयोग कंपनी अपने जो 2021 में मैच्योर होने वाले बॉन्ड है उसका इस्तेमाल रीपेमेंट में करेगी। तो आज यूपीएल पर नजर रखिए। मेरिको और गोदरेज एग्रोवेट जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रह सकते हैं। सरकार का खाद्य तेल यानी कि एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार, तो इसका असर आज इन दोनों कंपनियों पर देखने को मिल सकता है। आज चीनी शेयरों पर नजर रखिए क्योंकि सरकार चीनी मिलों को करीब 1100 करोड़ रुपए की सहायता देगी, इस तरह की खबर निकल कर आ रही है और चीनी मिलों को एक्सपोर्ट और बफर सब्सिडी देने का ऐलान किया है और मिलों को बकाया चुकाने में भी मदद मिलेगी। तो इसके चलते आज तमाम जो शुगर स्टॉक्स हैं उस पर नजर रखिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी ये फोकस में रहेंगी। कल हमने देखा था पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़त हुई, अब लगातार दूसरे दिन कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और अगर दिल्ली में डीजल की कीमत की बात करें तो जो दाम है वो ₹69.99 से बढ़कर अब ₹70.59 प्रति लीटर हो चुके हैं। तो आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फोकस में रहेंगी। और आखिर में बात करते हैं फंड एक्शन की। कॉफीडे एंटरप्राइजेज, यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट ने कुछ शेयर्स की बिकवाली करी है। करीब 12 लाख शेयर्स बेचे हैं ₹14 प्रति शेयर के भाव पर। बिल्कुल, तो कुछ फंड एक्शन भी है और कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज आपको फिर से एक्शन में दिखेंगे। देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज ब्रोकरेजेस किधर फोकस कर रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। जो नतीजे आए थे उन पर रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले आप देखिए टाइटन के नतीजे आए थे और ब्रोकरेज हाउसेस के अनुसार अगर आप देखें तो नतीजे अनुमान से बेहतर देखने को मिले। हालांकि डिमांड को लेकर क्या मैनेजमेंट का व्यू है और कितनी जल्दी रिकवरी आ सकती है इसको ब्रोकरेज हाउस क्लोजली वॉच कर रहे हैं। एक एक करके मैं आपको टारगेट प्राइस और रेटिंग बता देता हूँ। मॉर्गन स्टैनली जो है अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, ये थोड़े से नेगेटिव है स्टॉक के ऊपर और लक्ष्य भी इन्होंने 770 दिया है, कल की क्लोजिंग 1034 रुपए की है। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 1020 रुपए के लक्ष्य के लिए। कल एबट इंडिया के भी नतीजे आए थे, सीएलएससी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया है और लक्ष्य जो है 20,320 से घटाकर 18,130 कर दिया है। कल की क्लोजिंग करीब 16,500 की और यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए नतीजे तो थोड़े अनुमान से कमजोर देखने को मिले थे, जिसके चलते इन्होंने मार्जिन और ईपीएस के अनुमान में कटौती की है। और एक और पॉइंट हाईलाइट करके ये भी कहा है कि क्योंकि वैल्यूएशंस काफी ज्यादा महंगे हैं इसके लिए ज्यादा अपसाइड इस स्टॉक में वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। गुजरात पेट्रोनेट पर कल नतीजा आए थे, सीएलएससी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य जो है 360 से घटाकर 330 कर दिया है। यहाँ पर कह रहे कि नतीजे अनुमान से कमजोर देखने को मिले थे, वॉल्यूम्स में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। वहीं नोमिरा भी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे 240 रुपए के लक्ष्य है, कल की क्लोजिंग 225 रुपए की है। गेल पर सरप्राइजिंगली आज एक डाउनग्रेड आया है नोमिरा का। कल हमने देखा था कि गेल में बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज जो है रेटिंग जो है रिड्यूस करके डाउनग्रेड करके रिड्यूस की रेटिंग दी गई है और लक्ष्य भी 140 से घटाकर 85 कर दिया है। कह रहे कि इस बार दोहरी मार देखने को मिलेगी क्योंकि मांग में भी गिरावट है, साथ ही जो कीमतें गिर रही हैं उसका भी असर देखने को मिला है। और आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है सन फार्मा पर, सीएलएससी की रिपोर्ट है, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 560 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि FY22 में स्पेशलिटी कारोबार में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बिगुल पिक ऑफ द डे का। ओके, तो वागले साहब गुड मॉर्निंग, शुरुआत आप कीजिए। कौन सा स्टॉक आज बाय सेल नोटा? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा बाय है
अशोक लेलैंड जिस तरह से कल निकला है, कल एक ब्रेकआउट आया है, कई दिनों के कंसोलिडेशन के दौर से गुजरने के बाद, लगभग 15 दिनों के मूव के बाद एक कल अच्छा वाला ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे थे, तो मुझे लगता है आज भी ये मूव कंटिन्यू होगा। 53 का क्लोज है मेरा, 51 का एक क्लोज स्टॉप लॉस रहेगा, और 57 ये मैंने कंजर्वेटिव टारगेट मुझे लगता है आज ही आना चाहिए, आज या कल में। और ये अगर 57 के पार निकलता है, मार्केट में करेक्शन या सेलिंग नहीं आती जो कल सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मुझे लगता है ये 60 के भी पार जा सकता है। ओके, 57 और उसके बाद 60 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें, बाजार ने अगर साथ दिया तो। 51 का स्टॉप लॉस। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक। अनिल जी मॉर्निंग। मुझे लगता है कि गोदरेज सीपी इधर एक अच्छा रुझान देखने को मिल जाना चाहिए। एक 4 दिन पहले एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था और पिछले 3 दिनों से एक अच्छे छोटे से रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, तो अभी बाय करे। स्टॉप लॉस 640 का रहेगा, मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 660 के करीब है। और मैं ये अगर 670 के ऊपर की आज की क्लोजिंग अगर मिलती है तो मैं मानता हूँ कि 2 से 3 दिनों में 700 के लेवल्स के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो आज के लिए और पोजिशनली भी इस स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। ओके, पोजिशनली और आज दोनों के लिहाज से गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहां पर खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मेरा इरादा तो खरीदारी का है, बट नया स्टॉक नहीं है। स्टॉक है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। इसको कल भी 2 बार रिकमेंड करा था, तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें। करेक्शन पे 147 148 के अराउंड मिलता है तो खरीदना चाहिए। मेरे लक्ष्य अनिल जी 168 के हैं। 140 के लेवल्स नीचे में तोड़ के सस्टेन करता है तब एग्जिट करना चाहिए। एल्स मुझे लगता है कि इंडियाबुल हाउसिंग एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, और इस पर अभी हम बाय नोट भी निकाल रहे हैं। क्लाइंट्स को भी अभी रिकमेंड करेंगे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। ओके, तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस यहां पर करें खरीदारी। कल 2 बार रिकमेंडेशन आई है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से खरीदारी करने के लिए। से स्टॉक देखिए बेहद मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है आपको। यहां पर 147-48 की रेंज में खरीदेगा। 140 का स्टॉप लॉस, 168 के टारगेट के लिए। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका इरादा क्या है, क्या खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरी भी खरीदारी की राय है और खरीदना है टाटा सीपी। अभी गोदरेज सीपी की बात कर रहे थे किरण जी। टाटा सीपी पर मेरी खरीदारी की राय है अनिल जी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पर। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था 2 सत्र पहले। 2 सेशंस की हमने सुस्ती देखी है, लेकिन अब मुझे लगता है इसमें वापस चाल बनेगी। तो यहाँ पर 371 371 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 389 पहला टारगेट और 395 रुपए दूसरा टारगेट होगा, तो 389 395 के टारगेट के लिए टाटा सीपी में खरीदारी कराएं। ओके, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इस पर खरीदारी की राय आ रही है। कंजम्पशन रिलेटेड नेम्स आज फोकस में जरूर रहेंगे। टाइटन के भी नतीजे आए, वहां पर भी आप जबरदस्त एक्शन देखने वाले हैं, तो उस स्टॉक पर भी नजर रखी जाएगी। और जिस तरह से मार्केट में एक्शन बढ़ रहा है, कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको दोनों तरफ के ट्रेड्स मिलते हुए दिखेंगे। पीवीआर किरण जी, इसकी चार्ट देखिए, कल काफी तेज गिरावट हुई। वैसे तो नतीजे अनुमान मुताबिक आए हैं, कमजोर ही नतीजे थे और अनुमान भी वैसे ही था, बट कल की गिरावट के बाद और उससे पहले जो तेजी हुई थी, अब दोनों एक्शन मिलाकर देखें तो फिर किस तरह का स्ट्रक्चर लग रहा है पीवीआर का? देखिए दीप, मुझे लगता है कि जो हमने रैली देखी करीबन 850 से लेके करीबन 1200-1300 तक, वो फुल शॉर्ट कवरिंग रैली थी। और कल एक्चुअल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जिनके लॉन्ग पोजीशंस है उन्होंने अनवाइंड करते देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए 1275-1300 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के नजर आएगा। इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा वीकनेस परसिस्ट कर सकता है, और अभी ट्रेडिंग रेंज इसकी करीब लगभग 1000 से लेके करंट लेवल्स तक, ये लेवल्स ट्रेडिंग रेंज की तहत देखने को मिल जाने चाहिए। कुछ खास ब्रेकआउट अभी चार्ट पे देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, कोई खास ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को नहीं मिल रहा है। बट कुणाल जी, आइनॉक्स लीजर, इसकी चार्ट देखिए, इसके भी नतीजे कल आए थे, वो भी कमजोर थे और वहां पर भी कोई अच्छी आउट परफॉर्मेंस का अनुमान नहीं था। पर पिछले 3 हफ्तों में लगभग 70% की तेजी इस स्टॉक में आई है। अब थोड़ा करेक्शन कल आते हुए देखा है, यहां पर आपको कैसा सेटअप लग रहा है?
देखिए, जैसा हमने पीवीआर में एक बड़ी तेजी देखी है दीपांशु, बिल्कुल उसी तर्ज पर आइनॉक्स पे भी एक बड़ी तेजी बनी है, लेकिन 300 रुपए की एक हर्डल है जिसको ये स्टॉक पार नहीं कर पाया। कल के ट्रेड में जरूर कुछ समय के लिए 300 के ऊपर ये ट्रेड किया था, लेकिन फिर 300 के नीचे ही बंदी आई है। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए मूव एग्जॉस्ट होता हुआ लग रहा है और हो सकता है कि आपको वापस से करेक्शन आता हुआ दिखे और फिर निचले स्तरों पर वापस बेस बने। तो मेरी राय में जिन्होंने भी हाल फिलहाल में खरीदा है, मुनाफे में है, एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। इस स्टॉक में मुझे लगता है कि 245-250 के लेवल्स आपको दोबारा देखने को मिलेंगे, तो एक बार निकल जाने की राय है। निचले स्तरों पर दोबारा विचार कर सकते हैं खरीदारी का। ओके, तो एक बार निकल जाने की राय आ रही है इन दोनों ही स्टॉक्स में, यहाँ पर आप नजर रखिए। वागले साहब, यूपीएल थोड़ा प्रेशर में दिखा था, खबर आई है डॉलर बॉन्ड के जरिए तकरीबन 50 करोड़ डॉलर्स जुटा सकती है कंपनी और फिर इसको बाकी जो डेट है उसको क्लियर करने के लिए यूज किया जाएगा, कुछ प्रीपेमेंट भी करेंगे। किस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है यूपीएल का? एक अच्छी तेजी के बाद क्या थोड़ी और कंसोलिडेशन दिखती है चार्ट पर? दीपांशु, ऑब्वियसली 340-336 से लेकर ये स्टॉक कब 450 तक गया है 2 से 3 हफ्तों में, तो थोड़ी सी कंसोलिडेशन, मैं तो कहूंगा थोड़ी सी करेक्शन भी इसमें हो सकती है, लेकिन वीक नहीं है। 436 का बंद है, 420-422 के आसपास भी आता है तो इसको मैं करेक्शन ही मानूंगा। 415-412 के नीचे अगर ये ट्रेड होने लगेगा तो मैं समझूंगा कि ये 380 तक के नीचे के मूव के लिए तैयार है। तो 420-425 ये बाइंग रेंज है, यहां पर बेचना नहीं चाहिए। ओके, ये आपके लिए स्टॉक्स है जहां पर आपको फोकस करना है, यूपीएल। आइए एक और स्टॉक है कैश मार्केट का, कुणाल जी इस पर आए दीजिए। राइट्स रेलवे वाली कंपनी, इसको एक 55 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, ये खबर आई है। राइट्स के चार्ट देखिए, मेरे ख्याल से कल शायद राइट्स या इरकॉन दोनों में से एक जय ठक्कर रिकमेंड करके गए थे। राइट्स पर आप राय दीजिए, चार्ट्स पर क्या मजबूत दिख रहा है कुछ? देखिए अनिल जी, चार्ट पर कुछ खास ऐसा मजबूती नहीं दिखती है। इनफैक्ट ये स्टॉक काफी वक्त से एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। 270 रुपए से 225 रुपए की एक ब्रॉड रेंज है और उसके बीच में कल कहीं बंदी आई, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसे खास वजह नहीं है कि इन स्तरों पर इसको बाय किया जाए। बाय तब करें जब ये स्टॉक 260-65 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज दे दे, यानी कि रेंज से बाहर निकले, तब खरीदारी की राय होगी। इन स्तरों पर मुझे लगता है कि राइट्स को अवॉइड करें और बहुत बेहतर विकल्प बाजार में। ओके, कुछ कैश मार्केट के स्टॉक्स है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं, तो वागले साहब नहीं, कैश मार्केट के स्टॉक्स में मैरिको और गोदरेज एग्रोवेट, इसके चार्ट्स आप देखकर तैयार कीजिएगा राकेश जी। इन दोनों में से कुछ पसंद है क्या? लेकिन इसके अलावा बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इनमें से कुछ वागले साहब अगर आपको पसंद आ रहा हो। अब पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से मजबूती आती हुई दिख रही है। जेफरीज की एक रिपोर्ट भी है, वो ये कह रहे हैं कि अब मार्जिन इनके मेंटेन होने लगेंगे, तो थोड़ा इनके लिए पॉजिटिव भी लिखा है। इन तीनों में से कोई स्टॉक आपको मजबूत दिखता हो खरीदारी करने के लिहाज से, स्पेशली आपके एक्स एम्प्लॉयर बीपीसीएल? अनिल जी, मुझे रियली बीपीसीएल अच्छा लगता है। हालांकि तीनों के पैटर्न सिमिलर है, पर बीपीसीएल और कारण वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बीपीसीएल में एक प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट अवरली टू अवरली चार्ट्स में आया है। आईओसी में क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे, इसके लिए मैं अवॉइड करूंगा। बीपीसीएल, एचपीसीएल के चार्ट सिमिलर है, दोनों में मोमेंटम जारी रहनी चाहिए और ऑब्वियसली बिटवीन बीपीसीएल एंड एचपीसीएल मैं बीपीसीएल को चुनूंगा, उसमें हाई मोमेंटम है एचपीसीएल से। तो मुझे लगता है बीपीसीएल 410-412 तक ये मूव में अगले 1 से 2 दिनों में जा सकता है। 394 का बंद है, आपका स्टॉप लॉस 387 का होना चाहिए। ओके, तो ये है परफेक्ट आपके लिए बीपीसीएल में खरीदारी करने के राय। रिजल्ट के दिन 340 का लो बनाया था और वहां से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो पिछले 3 दिनों में बहुत ही बेहतरीन तेजी होती हुई दिखी है। 50 रुपए बीपीसीएल नॉन स्टॉप भागा है, बहुत ही शानदार खरीदारी होती हुई दिखी है। मैरिको, गोदरेज एग्रोवेट, ये दोनों स्टॉक जहां पर खबर हुई थी कि खाने पीने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी सरकार बढ़ा सकती है, क्या कुछ तेजी की संभावना दिखती है इनमें? ये बताएं राकेश जी, आपने चार्ट देखे हो तो। देखिए अनिल जी, चार्ट देखे और गोदरेज एग्रोवेट में खास बात ये हुई है अनिल जी, पिछले 2-3 दिनों से स्मार्ट मनी यहाँ खरीद रहा है। जो स्मार्ट मनी फ्लो इंडिकेटर होता है वो ये बता रहा है कि कुछ बाइंग चल रही है, स्मार्ट मनी की बाइंग चल रही है और रिस्क वर्थ टेकिंग है। 394 की क्लोजिंग है, 370 के अराउंड एक अच्छा बेस बना है। 370 के नीचे जाए तो एग्जिट करना चाहिए। एल्स ये स्टॉक ऊपर में 438
से लेकर 445 के लेवल्स गोदरेज एग्रोवेट दिखा सकता है। मैरिको का टेक्निकल रुझान पॉजिटिव है, ये एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म में तो एफएमसीजी पैक को आउट परफॉर्म कर रहा है। 322 323 एक अच्छा बेस है, किसी ने ले रखा है तो 322 323 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी भी की जा सकती है 350 के लक्ष्य के लिए। एफएल इंडिया ने एक एक्विजिशन किया है, हालांकि साइज नहीं बताई। किरण जी इसके चार्ट्स आप देख कर रखिएगा तैयार। तब तक है ना, मैं कुणाल जी से बॉम्बे डाइंग के चार्ट्स पर राय ले लेता हूं, क्योंकि बॉम्बे डाइंग मुझे याद है 1-2 दिन पहले आपने एल्गो ट्रेड में दिया था, और बॉम्बे डाइंग के आज आने वाले हैं नतीजे। तो नतीजों से पहले बॉम्बे डाइंग में कोई खरीदारी करनी है क्या? बिकवाली तो कर नहीं सकते, कैश का स्टॉक है, या आपकी सलाह पर किसी ने खरीदा हो तो कुणाल जी उनको प्रॉफिट बुक करना तो वो बता दीजिए। अनिल जी देखिए, मैंने कल इस पर खरीदारी की राय दी थी। कल मॉर्निंग में पिक ऑफ द डे में मैंने बॉम्बे डाइंग सजेस्ट किया था, और उसके बाद इसमें 74 रुपये 74.5 रुपये के लेवल्स हिट हुए, जो कि हमारे टारगेट के बहुत करीब थे। उसके बाद स्टॉक कुछ नीचे आकर के बंद हुआ है। ओवरऑल अगर अनिल जी स्ट्रक्चर देखें तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ स्टॉक को लेकर। हो सकता है कि नतीजों के चलते थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिले, और उसमें हो सकता है कि आपको 68 या 67 के आसपास ये स्टॉक मिल जाए। मुझे लगता है कि वो ऑप्टिमम लेवल्स होंगे बाय करने के लिए। मेरा टारगेट स्टॉक को लेकर 85 रुपए का है, तो मुझे लगता है 85-90 रुपीस के लेवल आपको बॉम्बे डाइंग में देखने को मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए आज कुछ गिरावट देखने को मिले तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। 63 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर जो टारगेट होगा वो 85-90 का होगा। ओके, 63 के स्टॉप लॉस के साथ 90 रुपए तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। अच्छा, एफएल इंडिया, किरण जी देख लिया आपने, बताओ। बिल्कुल अनिल जी, ये स्टॉक रिसेंटली एक अच्छा खासा हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होता नजर आना चाहिए। कंटिन्यूएशन पैटर्न जारी है, अभी ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो मेरा मानना है कि फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। जिनके पास है वो होल्ड करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस 1420 का रहेगा, करंट लेवल्स 1480 के करीब है। इधर से मुझे लगता है कि फर्स्ट टारगेट के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 1645 के करीब। तो ये पहले टारगेट्स रहेंगे। अगर ये निकलते हैं तो फिर एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिली, जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न का टारगेट फिर आएगा करीबन 1850 के करीब। तो मेरा मानना है कि ये होल्ड करना चाहिए, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए स्टॉक जी। बंसल जी आइडिया के चार्ट्स देखिएगा, और वागले साहब जस्ट डायल के मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं, वो है हीरो मोटोकॉर्प। और किरण जी आप ही को राय देनी है हीरो मोटोकॉर्प पर। आज नतीजे आने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प के, वायदा कारोबार का स्टॉक है। बताइए, नतीजों से पहले कोई संकेत खरीदारी बिकवाली के हैं तो वो क्लियर कट रहा है तो वो बता दीजिए, और वो नहीं है तो फिर लेवल्स बता दीजिए। नहीं, खरीदारी की राय है, पर ब्रेकआउट के ऊपर। कल का जो हाई था वही ब्रेकआउट लेवल रहेगा 2440 के करीब। तो मेरा मानना है कि उसके ऊपर अगर रिजल्ट के बाद चलता है तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। पैटर्न काफी स्ट्रांग है, हमने 30 मार्च से देखा है ये स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है। और एक बात अनिल जी, पिछला जो स्विंग टॉप था वो लगभग जनवरी एंड पे था, और पिछला स्विंग टॉप जो कि अभी 2 हफ्ते पहले देखने को मिला था, ये एक इंपॉर्टेंट नेकलाइन है। इसके बिल्कुल ऊपर हम खड़े हैं। तो मेरा मानना है कि आज कल का जो टॉप है वो अगर वो क्रॉस करता है तो मोमेंटम इसमें वापस एक बार जारी देखने को मिलेगी, और फिर टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 2630 के करीब के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। सारे लॉन्ग पोजीशंस के लिए मेरा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा, वो रहेगा 2360 का। 2360 ये है आपका स्टॉप लॉस का लेवल, इस पर रखिए नजर। 2360 से याद आया 60 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी भी है, मजबूती के साथ आज फिर से खुलने के संकेत देता हुआ। आइडिया अब वायदा कारोबार के बैन में आ गया है आज। बंसल जी राय। देखिए अनिल जी, आइडिया ने एक बड़ी अच्छी रैली दिखाई है, गैप के साथ भागा है। कल के हाई जो थे 12 रुपए 60 पैसे के थे, 12 रुपए 50 पैसे स्टॉक की एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। 12 रुपए 50 पैसे के अराउंड जब इसका राइट इशू आया था, काफी लोगों ने आर्बिट्राज गेम खेला था। 12.5 के अराउंड काफी लोग फंसे हुए हैं, तो 12.5 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब इसमें मोमेंटम तभी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा जब 12 रुपए 50 पैसे के ऊपर स्टॉक निकल के टिकता है। तो नई खरीदारी 12 रुपए 50 पैसे के ऊपर करनी चाहिए। 12 रुपए 50 पैसे के लेवल टूटेंगे तो 14 रुपीज एक शॉर्ट टर्म टारगेट निकल के सामने आएगा।
ओके, ये है आपके लिए राय। जस्ट डायल, वागले साहब तैयार हैं आपके लेवल्स? अनिल जी बिल्कुल। अनिल जी हाँ जी, कल एक्चुअली हम हमारा जब शो खत्म हुआ लगभग 11 बजे, उसके 5 मिनट बाद जस्ट डायल में ब्रेकआउट आया लगभग 430 के लेवल से, और वो 448 18 रुपए की 3-4% की मूव आई। व्यू तो मेरा बहुत पॉजिटिव है, मुझे लगता है ये 470 472 तक जा सकता है, लेकिन मैं व्यू लाइव चार्ट देख के मार्केट टाइम में ही दूंगा, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो व्यू हम मार्केट के दौरान ही लेंगे। बट मेरा व्यू पॉजिटिव है। 434 का बंद है, 418 के नीचे जाएगा तो इसमें वीकनेस माना जाएगा, अदरवाइज 472 के मूव के अप मूव के लिए रेडी है। वो आ जाएगा, कल आएगा, वो देखना होगा। ओके, ठीक बात है। तो 470-72 तक की तेजी के लिए तैयार है। मार्केट खुलने के बाद वागले साहब बताएंगे, ऐसा वादा उन्होंने किया है, और नहीं बताएंगे तो मैं उनसे पूछ ही लूंगा, मुझे तो याद रहता ही है। इस बीच सिद्धार्थ जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, आनंद राठी सिक्योरिटी से। गुड मॉर्निंग सर। सिद्धार्थ जी, पहले तो ये बताएं कि 10,300 के आसपास निफ्टी है, 10,200 के आसपास, क्या व्यू है मार्केट पर आपका? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मार्केट पे मुझे लगता है कि यहाँ पे अपसाइड कम है, रिस्क रिवॉर्ड बनता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं हमेशा से, आपको पता है कि 9700 9800 के ऊपर जब भी मार्केट चला है, मैं थोड़ा सा कॉशियस हो गया हूँ, और मैं आज भी कॉशियस हूँ। इनफैक्ट अनिल जी, मैं आपको एक अपने अभियान के बारे में बताना चाहूंगा जो मैंने कल से शुरुआत की है। हाँ, अच्छा, क्या है वो? है पोर्टफोलियो की सफाई अभियान। जहां जहां स्टॉक 8-8 साल 10-10 सालों से परफॉर्मेंस नहीं दे गए हैं, अंडर परफॉर्मर है, जहां पे कोई ना कोई मतलब न्यूज से कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता है, वो सारे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स, या जिसे हम कहते हैं पेनी स्टॉक, उसको निकाल दे अपने पोर्टफोलियो से और अच्छी कंपनियों को ऐड करने के लिए डिप्स में ऐड करें। क्योंकि अभी मार्केट में उछाल मिला है, 10,300 के आसपास है, हो सकता है कि 10,500 आ जाए, बट ये समय है, ये उछाल पे ऐसे स्टॉक्स को निकाल देना चाहिए, पोर्टफोलियो सफाई अभियान करना चाहिए और अच्छी कंपनियों को नीचे पे ऐड करना चाहिए आने वाले 5 से 10 सालों। एक्चुअली अभी आप थोड़ी देर पहले आप अगर होते साथ में, तो दीप ने जो सवाल पूछा था कि एक ही सेक्टर में 2 स्टॉक अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, कल ऐसा हमें देखने को मिला, तो हमने यही चीज़ डिस्कस की कि यही वक्त है जब आप कमज़ोर क्वालिटी के शेयरों को बाहर करें, क्योंकि बाजार में जब वी शेप रिकवरी आती है तो कमज़ोर क्वालिटी के शेयर जो सबसे ज़्यादा गिरने में आगे रहते हैं वही सबसे पहले बढ़ते हैं, वहीं पर साफ सफाई करने की ज़रूरत है। तो क्या बात है, वाह, विचार इतने मिलते जुलते, गजब। ओके।